बात कुछ ऐसी है कि भारत में सन 2008 में 26 नवंबर के दिन कुल 10 आतंकियों ने मुंबई के 8 प्रमुख स्थानों पर हमले किए। ये आतंकी लश्कर ए तैयबा के बताए गए। इन आतंकियों ने 166 लोगों की जानें ले ली। 3 दिन तक लगभग पूरी मुंबई को अपना बंधक बना लिया। इस पूरी हिंसक घटना की वजह से भारत में पूरी तरह से चिंता का माहौल तैयार हो गया। भारत पूरी तरह से आतंक के साए की खबरों में रहने लगा। अर्थात एक ऐसा समय हमने पाकिस्तान की वजह से जिया जब हम अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे। यह असहाय होने का कालखंड 2008 था और इस 2008 की इस घटना का जो प्रमुख जिम्मेदार था वो ये व्यक्ति है और इस व्यक्ति को कल भारत लाया जा चुका है। इसके भारत आने तक की जो कहानी है वो बड़ी ही रोचक है। कौन है ये व्यक्ति, क्या है इसकी पूरी कहानी, इसको लाने में सरकार से कहां कहां चूक हुई, यूपीए वर्सेस एनडीए गवर्नमेंट में क्या इसको लेकर के रिफ्ट है, रार है, यूपीए सरकार से कहां गलती हुई थी, बराक ओबामा की वो कौन सी किताब थी जिससे ये उजागर हुआ कि उस समय की यूपीए सरकार ने मुस्लिम अपीजमेंट के चलते तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका से रिक्वेस्ट नहीं किया था। आज के सेशन में वो सारी बातें जानेंगे। 2011 का नरेंद्र मोदी जी का, जब वो गुजरात के सीएम थे, उस स्टेटमेंट का आज इतना ज्यादा वायरल होना क्यों देखा जा रहा है, उसकी कहानी जानेंगे। सारी कहानी आज के सेशन में विस्तार से चर्चा की जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, चर्चा है मुंबई की और मुंबई के अंदर तहव्वुर राणा फिलहाल दिल्ली पहुंच चुके हैं। 26/11 का जो हमला था उसका ये व्यक्ति मास्टरमाइंड था। ये कुछ न्यूज हेडिंग्स हैं जिसमें आप तहव्वुर राणा को एनआईए की टीम के द्वारा गिरफ्तार हुआ देख सकते हैं। तहव्वुर राणा को अमेरिका से लाया गया है। यह शाम कल 6:30 बजे अमेरिका के द्वारा अमेरिकी गल्फ स्ट्रीम G55 विमान के द्वारा दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर भेजा गया। यहां से उसे एनआईए के हेडक्वार्टर में ले जाया गया। एनआईए के द्वारा अब इसे तिहाड़ जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। यह एनआईए द्वारा तस्वीर जारी की गई जिसमें तहव्वुर राणा ये बीच में आपको दिखाई दे रहा है। ये यूएस के मार्शल्स हैं जो उसे हैंडओवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनआईए ने इसे एक सफलतापूर्वक लाया गया अभियान करार दिया। इसमें बताया कि किस तरह से अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के भारत की एनआईए और एनएसजी कमांडर्स ने इसे भारत लाने का मार्ग प्रशस्त किया। यह एनआईए इंडिया के द्वारा डाली गई कंप्लीट इंफॉर्मेशन है जिसमें उन्होंने बताया कि हम इस तहव्वुर राणा को लेकर आ गए हैं। अब ये कौन है व्यक्ति? साथियों, 64 साल का यह तहव्वुर राणा एक कनाडा का नागरिक है। अब आप पूछेंगे व्यक्ति कनाडा का है, लश्कर ए तैयबा पाकिस्तान का है जो कि हाफिज सईद के द्वारा चलाया जाता है। पाकिस्तान से इसका क्या कनेक्शन है? तो असल में कनाडा की इस व्यक्ति ने नागरिकता ली थी। यह मूलतः पाकिस्तानी नागरिक ही था। तहव्वुर हुसैन राणा इसका नाम था। इसका जन्म एक मुस्लिम राजपूत परिवार के अंदर हुआ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चीचा वतनी नामक जगह पर। पाकिस्तान में ही यह पढ़ा लिखा। इसने मेडिकल की पढ़ाई की और सेना के अंदर डॉक्टर के पद पर आसीन हो गया। यानी कि पाकिस्तान की सेना के अंदर डॉक्टर था यह व्यक्ति तहव्वुर राणा। अब यहां से यह 1997 में चला जाता है कनाडा। अब जब ये कनाडा पहुंचता है तो वहां रह करके ये कुछ काम करना शुरू करता है। 2001 में इसे कनाडा की नागरिकता मिल जाती है। कनाडा की नागरिकता लेकर के ये व्यक्ति यहां से शिकागो चला जाता है, यानी कि अमेरिका पहुंचता है और वहां जाकर ये इमिग्रेशन और ट्रैवल एजेंसी खोल लेता है और धीरे धीरे कुछ और कारोबार भी शुरू कर देता है। तो पहले पाकिस्तान की सेना से कनाडा, कनाडा की नागरिकता और वहां से नागरिकता लेकर अमेरिका के शिकागो में एंट्री करता है। अब यह व्यक्ति जब शिकागो में होता है, अब इस तारीख पर गौर करिएगा, बात हो रही है वर्ष 2001 की। हमला हुआ भारत में 2008 में। 1 से लेकर 8 की क्या कहानी है अब उसके बारे में सुनिए। यह व्यक्ति एक और व्यक्ति से मुलाकात करता है जिसका नाम होता है दाऊद गिलानी। अब यह दाऊद गिलानी कौन है? दाऊद गिलानी है उस व्यक्ति का नाम जिसका अंग्रेजी नाम हेडली है। अब यह हेडली कौन है? असल में अंग्रेज जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति जिसका अपीयरेंस अंग्रेजी है, जो दिखने में अंग्रेज लग रहा है, बात में भी नाम इसका अंग्रेजी है। इस हेडली से इसकी मुलाकात होती है। कौन कराता है? लश्कर ए तैयबा कराता है। आप सोचिए, 2008 में हमला होना है, लश्कर ए तैयबा इसकी तैयारी लंबे समय से कर रहा है।
हाफिज सईद ने बाकायदा हेडली से कहा कि तुम अपना नाम बदल लो, यानी कि दाऊद गिलानी से कहा कि तुम अपना नाम बदलो और नाम बदलकर हेडली नाम रख लो, ताकि तुम कहीं आओगे जाओगे तो तुम्हें अंग्रेज समझा जाएगा, पाकिस्तानी नहीं। ये जो व्यक्ति है दाऊद गिलानी, जिसने अपना नाम डेविड कोलमैन हेडली रख लिया, इसको जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम भारत जाओ और यह जांचो कि भारत में कहां हमला किया जाए, ताकि हमले की गूंज पूरी दुनिया में जाए। अमेरिका की तरफ से आया यह व्यक्ति एक टूरिस्ट की तरह एंट्री करता है। टूरिस्ट की तरह एंट्री करके उन सारे पॉइंट्स को, जहां पर 10 आतंकियों ने घुस करके हमला किया था, उन सारे पॉइंट्स को चिन्हित करता है। हर जगह का मैप बनाना, हर जगह की तस्वीरें लेना, सारी डिटेल्स एकत्रित करना, और ये सारे काम वो 2005 में शुरू कर देता है। आप सोचें, 2008 में हमला हुआ है, यह व्यक्ति 2005 में आकर भारत के अंदर लश्कर की ट्रेनिंग से निकलते हुए ये सारी जगह की जांच करने लगता है। अब लेकिन दिक्कत क्या, बार बार अमेरिका से आना, तस्वीरें खींचना और चले जाना। हेडली को लगने लगा कि अगर मैं ऐसे बार बार आऊंगा जाऊंगा तो अब भारत की सुरक्षा एजेंसी को शक हो जाएगा कि एक आदमी आता है, मुंबई घूमता है, यहां से वापस चला जाता है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसीज जनरली ये पता लगा लेती हैं जब भी कोई विदेशी नागरिक आता है कि वो कहां ट्रेवल कर रहा है। हमारी जो आईबी होती है वो भी ये सारी जानकारी एकत्रित करके रखती है। अब ऐसे में इस व्यक्ति के ऊपर नजर ना पड़े, इसलिए यहां पर एंट्री होती है तहव्वुर राणा की। तहव्वुर राणा, जैसे मैंने आपको बताया कि 2001 में वो अमेरिका में टूरिस्ट एजेंसी खोल चुका था, इस व्यक्ति से इसकी मुलाकात होती है और कहते हैं कि तहव्वुर राणा ने हेडली से कहा कि तेरे ऊपर डाउट ना हो, इसलिए मैं अपनी कंपनी का एक ऑफिस इंडिया में खोल देता हूं। अब तहव्वुर राणा कौन है, तो नागरिकता उसकी दिखाई जा रही है कि वो एक कनाडा का नागरिक है। कनाडा का नागरिक है, अमेरिका की कंपनी है, मुंबई में ऑफिस खोल रही है, पाकिस्तान का कनेक्शन साफ हो गया। अच्छा साहब, ऐसे में ये भाई साहब मुंबई में अपना ऑफिस खोलते हैं और यहां पर एजेंट की नौकरी दी जाती है हेडली को, जिसका उद्देश्य होता है कि वो मुंबई जाएगा, टूरिस्ट स्पॉट ढूंढेगा, टूरिस्ट की इस एजेंसी को बताएगा कि दुनिया में कौन सी जगह घूमने की है। इन्होंने बकायदा वो जगह ढूंढी जहां भारत में सबसे अधिक विदेशी आते हों या विदेशी ठहरते हों। इन्होंने क्या बोलते हैं, ये दोनों जो आतंकी थे, इन दोनों ने प्रॉपर तरीके से सर्वे किया और पूरी सर्वे में ये तहव्वुर राणा यहां पर हेडली को फैसिलिटेट करता रहा। तो हेडली को फैसिलिटेशन अमेरिका की कंपनी से हो रहा था, जिससे किसी का ध्यान उस पर नहीं पड़ा। कंपनी का नाम रखा गया फर्स्ट वर्ल्ड, और इस फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर हेडली रेगुलर आता, इमिग्रेशन संबंधी कंसल्टेंसी देता, मुंबई से सारी जानकारी जुटाकर वापस चला जाता। इसी ने ही मुंबई की ताज होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इन सब जगह की रैकी की थी। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। 2006 के अंदर ये पूरी की पूरी जानकारी ले लेता है। ये बात पता कब चली, जब हेडली ने उस बात के खुलासे किए, तब जाकर ये बात पता चली। अब इस पूरी कहानी में लश्कर ए तैयबा ऊपर से इनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि तुम लोगों को कैसे कैसे ये काम अंजाम देना है। अंजाम कौन सा काम था, 26 नवंबर 2008 को जब समुद्र के रास्ते 10 आतंकी भारत की सीमा में प्रवेश करते हैं, मुंबई के अंदर लगभग 8 स्थानों पर 10 आतंकियों द्वारा कहर बरपाया जाता है और 166 लोगों की जान ले ली जाती है। ऐसे में एक आतंकी गिरफ्तार होता है जिसका नाम अजमल कसाब था, जिसे 4 साल बाद 21 नवंबर 2012 को फांसी चढ़ा दिया जाता है। यह मुंबई के वो स्थान है जहां पर 26/11 का हमला हुआ, जिनकी लिस्ट और आप मैप पर उनकी लोकेशन और समुद्री मार्ग का रूट देख सकते हैं। 4 दिन तक यह ऑपरेशन चला। 26/11 को शुरू हुआ और 29/11 को हमारे एनएसजी ने अपनी तरफ से इस काम को पूरा होने की सूचना दे दी। यहां पर कुछ वो प्रमुख बिंदु हैं जहां जहां पर लोगों की मौतें सबसे अधिक हुई, जिसमें सीएसटी पर 58 लोगों की मौत, ताज होटल में 31 की, ट्राइडेंट में 30 की, लियोपोल्ड कैफे में 10 लोगों की, मेट्रो सिनेमा में 10 लोगों की। इस तरह से मेजर स्थानों पर लगभग 166 मौतें होती हैं। जो 166 लोग मारे गए, उनमें से 141 भारतीय थे, लेकिन बचे हुए जो 25 थे वो विदेशी थे। और उन विदेशियों में यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इटली, यूके, नीदरलैंड, जापान, जॉर्डन, मलेशिया, मॉरिशस, मेक्सिको, सिंगापुर और थाईलैंड, इन सब के नागरिक थे। अब इंटरेस्टिंग बात जानने की है और वो ये है कि इस तरह से इतना बड़ा कॉस्मोपॉलिटन शहर चूज करना और यह तय करना कि हमला ऐसी जगह किया जाए जिसकी गूंज पूरी दुनिया में हो, क्योंकि आतंकियों का असल आतंक फैलाने का तरीका होता है कि चर्चा दूर तक होनी चाहिए, पता चले कि हमने क्या किया है।
ऐसे में आप देखें कि लगभग 15 देशों के नागरिक यहां मारे गए। यानी रैकी करने वाले ने पहले यह तय किया था कि मैं ऐसी जगह पर हमला करूंगा जहां अधिकतम विदेशी उपलब्ध होंगे। डेविड हेडली इस काम में रैकी का काम कर रहा था, तो तहव्वुर राणा इंडिया में रहते हुए कंपनी बनाकर इस पूरे काम को फैसिलिटेट करा रहा था। साहब हेडली का क्या हुआ? साहब जो हेडली है वो 35 साल की सजा इस समय अमेरिकी जेल में काट रहा है। अब यह घटना 2013 की है, जब हेडली को 35 साल की सजा हुई। लेकिन हेडली पकड़ा गया। हेडली पकड़ा गया तो राणा का नाम कैसे पता चला? कहानियां कुछ इस तरह से खुली। हुआ कुछ यूं कि एक डेनिश यानी डेनमार्क का अखबार है जिसका नाम है मॉर्गन विसेंट जाइलैंड्स। इसने कुछ कार्टून छाप दिए थे पैगंबर साहब के। ऐसे में इन पैगंबर साहब के कार्टून छपने से आहत हुए इन लोगों ने उस अखबार के ऑफिस पर उसी तरह का हमला किया जैसे कभी फ्रांस के चार्ली एब्दो पर हमला किया गया था। अब इस हमले के अंदर जब जांच एजेंसी तलाशने निकली तो हेडली और राणा दोनों की दोनों जिम्मेदार पाए गए। हेडली और राणा जब इस हमले के जिम्मेदार पाए गए और पूछताछ हुई तो पता चला कि साहब ये तो हमारे देश है, यानी 26/11 के भी मुख्य आरोपी हैं, भारत में हुए हमले के भी आरोपी हैं। अब 26/11 का आरोपी एक डेनमार्क के अखबार में भी हमले का आरोपी पाया गया, तो इस तरह से अमेरिका यहां पर इन्वॉल्व हो गया। क्यों? हेडली अमेरिकी था, शिकागो की कंपनी थी तहव्वुर राणा की, तो अमेरिका ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। 2011 में इनकी गिरफ्तारी की खबर छपती है। मुंबई अक्यूज्ड प्लॉटेड डेनिश न्यूज़पेपर अटैक 2011, और 2011 में भारत की तरफ से नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपनी चार्जशीट दायर करती है और उस चार्जशीट के अंदर राणा समेत 9 लोगों पर हमले की साजिश रचने और अंजाम देने के आरोप लगाए जाते हैं। भारत की तरफ से यह पूरी चार्जशीट तैयार की जाती है। 400 पेज की इस चार्जशीट में पुलिस ने राणा को 11 नवंबर 2008 को भारत में दाखिल होने और 21 नवंबर तक यहीं रहने का दोषी पाया। 26/11 को हमला हुआ, उससे पहले राणा लगभग 12 दिन भारत में ही था और उसने सारी की सारी व्यवस्थाएं यहां पर देखी। अब दुर्भाग्यपूर्ण घटना सुनिए क्या होती है। 2011 में गिरफ्तार हुआ यह अमेरिका के अंदर राणा 2011 में अमेरिकी कोर्ट के द्वारा नॉट गिल्टी करार दे दिया जाता है। नॉट गिल्टी करार दे दिया जाता है इस तरह से कहते हुए कि तहव्वुर राणा ने तो कुछ गलत किया ही नहीं, किया था हेडली ने। तहव्वुर राणा की तो कंपनी थी जो कोई भी खोल सकता है। इसने कंपनी खोलकर हेडली को नौकरी दी, किसी को भी दी जा सकती है। हेडली जाकर क्या करता था, इससे राणा का क्या कनेक्शन? लेकिन भारत सरकार के द्वारा यह साक्ष्य प्रस्तुत किया गया कि वो यहां 10 से 12 दिन का समय काटा है, उसने यहां पर हमले से पहले सब कुछ फैसिलिटेट किया है। अमेरिकी कोर्ट ने उन्हें भाव नहीं दिया और 2011 में तहव्वुर राणा रिलीज हो जाता है। ऐसे में भारत की तरफ से तीव्र प्रतिक्रिया अपोजिशन की तरफ से आने लगती है। उस समय अपोजिशन में एनडीए, और एनडीए में उस समय पर नरेंद्र मोदी जी काफी मुखर होकर उठ रहे थे। नरेंद्र मोदी जी उस समय गुजरात के सीएम हुआ करते थे, 2014 में पीएम बने ना, तो 2011 में इन्होंने अपनी तरफ से एक बयान दिया। 11 का ये ट्वीट है जिसे आप देख सकते हैं। ट्वीट क्या है कि अमेरिका ने तहव्वुर राणा को इनोसेंट करार दे दिया है मुंबई हमले के अंदर। यह हमारे देश की संप्रभुता के लिए बहुत ही गलत है और ऐसे में यह भारत की विदेश नीति का एक बहुत बड़ा सेटबैक बताया गया। मोदी जी के द्वारा 2011 में दिया गया यह बयान आपके सामने यहां बज रहा है, जिसमें मोदी जी एक ही बात कह रहे हैं और वो ये है कि आज भारत अगर अपनी बात अच्छे से रखता और यह बताता कि हमारे देश में हमले का जो व्यक्ति जिम्मेदार है वो अमेरिका उस पर फैसला कैसे कर सकता है, अमेरिका कैसे यह डिसाइड कर सकता है कि तुम्हारे देश में हमले का व्यक्ति दोषी है या नहीं, यह तो हमारी न्यायपालिका को करना चाहिए। भारत सरकार के द्वारा प्रयास अच्छा नहीं किया गया, यह मोदी जी के द्वारा आरोप लगाया जाता है। अगर भारत सरकार अपनी तरफ से डिप्लोमेटिक रूट फॉलो करती तो संभवतः तहव्वुर राणा को नॉट गिल्टी करार नहीं दिया जाता और वो भारत लाया जा सकता था। कोई बात नहीं साहब। खबर बनती है कि उस समय की यूपीए सरकार जिसमें मनमोहन सिंह जी पीएम हुआ करते थे, उन्होंने इस प्रत्यर्पण, अब यह प्रत्यर्पण क्या होता है, अगर हमारे देश का कोई अपराधी है और कहीं किसी दूसरे देश में रह रहा है तो उस अपराधी को वो देश हमारे साथ हुई अपनी संधि के तहत, प्रत्यर्पण संधि के तहत, आदान प्रदान की संधि के तहत हमें लौटा सकता है। और हुआ भी यही। अभी हाल ही में जब नरेंद्र मोदी जी यूएस गए थे तब
ट्रंप ने अनाउंस किया कि हम तहव्वुर राणा को भारत को सौंप रहे हैं। मतलब नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार बनी तो उन्होंने ट्रंप से इन्हें वापस लाने का जो प्रयास किया, उस प्रयास के तहत ही इन्हें वापस भेजा गया है। ये तो आप लोगों ने होते देख लिया, तभी वो यहां पर है। लेकिन 2011 में इसका आना कैंसिल हो गया था क्योंकि यूएस की कोर्ट ने इसे माफ कर दिया था। अब यह बात कैसे पता चली कि हमारी सरकार की कोई कमी रह गई थी? असल मामले में हुआ क्या कि बराक ओबामा ने अपनी एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था ए प्रॉमिस लैंड। बराक ओबामा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति, ट्रंप से पहले के दौर में जो थे ना वो, इन्होंने अपनी किताब में लिखा कि उस समय की जो सरकार थी उसने तहव्वुर राणा को लाने का प्रयास नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो उसके पीछे का कारण ओबामा ने अपनी किताब में लिखा कि उस समय ये इस बात को लेकर चिंतित थे कि भारत में मुस्लिम विरोधी भावना बढ़ रही है। मुस्लिम विरोधी भावना के बढ़ते बीजेपी को फायदा हो सकता है। अगर तहव्वुर राणा भी एक मुस्लिम है और वो अगर गिरफ्तार होता है तो ऐसे में और ज्यादा देश में मुस्लिम विरोध की भावना बढ़ेगी, जिससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। ऐसे में उस समय की सरकार ने अमेरिका के सामने हिंदू मुस्लिम राजनीति करते हुए तहव्वुर राणा को लाने का प्रयास ही नहीं किया। यह बात कौन बोला? यह बात ओबामा बोले अपनी पुस्तक ए प्रॉमिस लैंड में, जो अखबारों में इस समय कोट की जा रही है। लेकिन आज क्या है? आज तहव्वुर राणा आ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सरकारें बदली तो फिर से इसको लाने का प्रयास हुआ। प्रयास कब हुआ? 2014 में मोदी जी आ गए, 5 साल सत्ता में रहे, तब कुछ नहीं हुआ। 2019 में जाकर के हमने डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि सर एक आरोपी आपके यहां रहता है, उसे आप हमारे देश में वापस भेजिए। ऐसे में 2019 के अंदर भारत की तरफ से प्रत्यर्पण की रिक्वेस्ट की जाती है। अमेरिका में एक शिकायत जारी की जाती है कि साहब उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लो। 2020 में भारत की तरफ से शिकायत दी जाती है, भारत प्रत्यर्पण की मांग करता है, अमेरिका की कोर्ट में यह मामला जाता है, याचिका दायर की जाती है लेकिन खारिज हो जाती है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट एक याचिका दाखिल करने पर इस बात के रिव्यू के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है हम चेक करते हैं। 2020 में भारत के द्वारा किए जा रहे 2018 के इन प्रयासों से इसे गिरफ्तार तो कर लिया जाता है, लेकिन तत्काल प्रभाव से कोविड पॉजिटिव होने के चलते इसे रिहा कर दिया जाता है। धीरे धीरे भारत के प्रयास बढ़ते रहते हैं। भारत के प्रयासों के चलते 2024 में, नवंबर 2024 में राणा को फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट इसको रिहा करने से इनकार कर देती है। धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है कि इसे भारत को सौंप दिया जाना चाहिए। परिणाम जो आज है वो आपके सामने है कि ट्रंप खुद कहते हैं कि हम इसे भारत को सौंप रहे हैं। खबर बनती है कि ट्रंप ने अनाउंस किया है कि 26/11 के मुख्य आरोपी को भारत को सौंपा जा रहा है। 13 फरवरी 2025 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात कर रहे थे, उस समय पर ट्रंप ने कहा कि हम एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति को भारत को सौंप रहे हैं जो मुंबई हमले का आरोपी है। भारत के अंदर जब इसके समर्पण प्रत्यर्पण की बात आती है तब भारत में फिर से राजनीति उबाल मा जाती है और उबाल में भारत के अंदर सरकार सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं द्वारा कहा जाता है कि कांग्रेस तो अजमल कसाब को बिरयानी खिला रही थी और हम तहव्वुर राणा को लेकर के अमेरिका से चले आए हैं। कांग्रेस की तरफ से बयान आता है, सारा क्रेडिट आप मत लो, हमने भी कुछ तो काम किया था। ऐसा करते हुए राजनीतिक बयानबाजियां फिलहाल जोरों पर चल रही हैं। कुल मिलाकर यह बात है कि तहव्वुर राणा अब इंडिया आ चुका है। ऐसे में पाकिस्तान का क्या कहना है? पाकिस्तान का बहुत सही है, वो पहले ही कह रहा है हमने तो बहुत पहले ही ट्रेनिंग देकर इनको भेज दिया था सर, हमारे पास से तो पहले ही निकल कर ये कनाडा चले गए थे, वहां जाकर अमेरिका में क्या गंद मचा रहे थे, हमको क्या। पाकिस्तान वालों से पूछा गया कि सर वो ऐसे ऐसे पाकिस्तानी गिरफ्तार हुआ है, आपके लश्कर तैयबा से कुछ लेना देना? हमको कुछ नहीं पता। पाकिस्तान को सच मायने में कुछ नहीं पता कि उनके यहां सरकार चला कौन रहा है। ऐसा कहते हुए ये अक्सर हमारी अपनी बातों से बट जाते हैं। अमेरिका इस बात को लेकर बड़ा ही सही से कंफर्म है कि भारत के प्रयास थे, हमने उसका प्रत्यर्पण कर दिया है और आतंक की इस दुनिया में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अब फिलहाल डिमांड की जा रही है कि इसको फांसी दी जाए। देखना होगा कि आने वाले समय में इसकी फांसी की जो मांग है उस पर क्या एक्शन
कोर्ट लेती है, किस तरह के एक्शन होते हैं। फिलहाल के लिए तो इसे 18 दिन की एनआईए की कस्टडी के अंदर भेज दिया गया है। एनआईए के द्वारा जो भी कोर्ट के अंदर अब दलीलें पेश की जाएंगी, उसके बाद में जो इस पर धाराएं लगेंगी, जो फिलहाल मानी जा रही हैं वो आईपीसी की धाराएं हैं, उसके साथ साथ यूएपीए की धाराएं भी हैं। लेकिन इन सब धाराओं के बाद में जो भी होगा वो फिलहाल के लिए यही है कि आतंक को काफी अच्छे से कंट्रोल करने में कामयाबी के रूप में देखा जाएगा। भारत